वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आपको एक बुक बताने वाला हूं। देखिए बताता हूं, मैं आपको एक बुक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पुणेकर की बुक आती है, करेंट यानी 2022 की। तो ये वाली बुक मैं पूरी पढ़ा रहा हूं अपने चैनल में। इसके अलावा इसके साथ ये निःशुल्क एटलस आता है। ये एक निःशुल्क एटलस आता है, मानचित्र अध्ययन। देखिए इसमें पूरे दिए हुए रहते हैं ना। तो ये वाला एटलस मैं पूरा पढ़ा रहा हूं। तो याला वीडियो को पूरा देखिए। ये एक ही वीडियो में ये पूरा एटलस मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये एटलस मैंने पढ़ा दिया हूं, बस ये वीडियो को स्किप ना करें। मैं आपको गारंटी देता हूं ये वीडियो को देखने के बाद आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वीडियो को पूरा धमाकेदार है। तो दोस्तों बिना देखे स्किप ना करें, ये वीडियो को पूरा देखें, जिसमें ये एटलस की जो निःशुल्क आती है, ये पूरा मानचित्र अध्ययन मध्य प्रदेश वाला, ये मैंने पूरा आखिरी तक के देखिए। तो वीडियो को पूरा स्किप ना करें, कंटिन्यू पूरा देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा। और मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, आप ये पूरा अगर वीडियो देखते हैं तो आप खुद ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यही बताना चाह रहा था। तो आइए शुरू करते हैं पीडीएफ के माध्यम से, ज्यादा देरी ना करते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में मैं मध्य प्रदेश का एटलस पढ़ाने वाला हूं, पुणेकर की बुक वाला। पुणेकर की बुक, जो पुणेकर की बुक आती है दोस्तों, उसमें ये एटलस साथ में फ्री मिलता है ना। तो ये 2022 वाला लेटेस्ट वाला है, मानचित्र अध्ययन करवाने वाला हूं। इसमें मैं साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं, जो परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहती है। जो पुणेकर की हम बुक खरीदते हैं, पुणेकर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 2022 की जो बुक है, जो मैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़ा रहा हूं, उसके साथ ही ये एटलस फ्री आता है। तो ये एटलस को मैं आपको पूरा अध्ययन करवाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी किया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े से कम है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। पहला मैप देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिलों को दर्शाया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसी कारण 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो यहाँ पे 52 जिलों को दर्शाया गया है और 10 संभाग को दर्शाया गया है। इधर देखिए 10 संभाग है ना। तो देखिए चंबल संभाग को देख लेते हैं। सबसे पहले चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं दोस्तों। ये देखो, ये तीनों ये चंबल संभाग है। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। यहाँ पे ये मुरैना देखो पॉइंट लगा हुआ है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल नदी बहती है यहाँ से, इसलिए उसके किनारे है ये चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। मुरैना के पूर्व में भिंड है और पश्चिम में श्योपुर है। मुरैना के पूर्व में भिंड है और पश्चिम में श्योपुर है। तो चंबल संभाग खत्म, इतना याद रख लो। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। बात करेंगे ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं दोस्तों। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। तो देखिए ग्वालियर खुद भी जिला है अपने आप में, तो ग्वालियर को खुद को गिनना है। कई बार हम खुद को गिनना भूल जाते हैं। दतिया, इधर साइड में पूरब में दतिया मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। और ग्वालियर के नीचे शिवपुरी है। शिवपुरी ऐसा जिला है दोस्तों जो पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। इसके अलावा देखो गुना पश्चिम में है और अशोकनगर पूरब में है। गुना पश्चिम में है, अशोकनगर पूरब में है, क्योंकि गुना से अलग हुआ है अशोकनगर, है ना। तो गुना पश्चिम में है। और तो ये हो गया ग्वालियर संभाग दोस्तों। ये क्या हो गया, यहां से यहां तक ये हो गया ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना और ग्वालियर। ये समझ में आ गया ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के बाद उज्जैन संभाग डिस्कस कर लेते हैं। उज्जैन संभाग के अंतर्गत दोस्तों, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आएंगे? उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, बिल्कुल लाइन से देख लो यहाँ पे, नीमच, मंदसौर, रतलाम। और उज्जैन खुद भी आएगा, महाकाल की नगरी उज्जैन, है ना। तो उज्जैन खुद भी आएगा। और उज्जैन के किनारे शाजापुर, और शाजापुर से अलग हुआ है आगर मालवा, जो मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। मध्य प्रदेश का 51वां जिला था ये 13 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा था, जो शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। उज्जैन संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया। और उसके अलावा देवास भी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो देवास को भूलना नहीं है। देवास इंदौर के पूरब में है, उज्जैन के दक्षिण में है, लेकिन भूलना नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? देवों का वास कहां पे होगा? देवास यानी महाकाल के पास, यानी महाकाल के साथ होगा। देवों का वास महाकाल, देवों के देव महादेव उज्जैन में रहते हैं। इसका मतलब देवों से याद रख लेना देवास। देवास काय में आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास और ये हो गया आगर मालवा। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। देखो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ,
ये उज्जैन संभाग हो गया, कोई दिक्कत। उज्जैन के बाद पढ़ेंगे हम इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं दोस्तों। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर 4 जिले हैं इधर साइड पश्चिम में। इंदौर के पश्चिम में धार और धार के पश्चिम में आएगा झाबुआ और अलीराजपुर। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर ये मिलेंगे आपको। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। खंडवा, खरगोन। खंडवा को पूर्वी निमाड़ और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। खंडवा पूरब में है, खरगोन पश्चिम में है। और खंडवा खरगोन के नीचे है बुरहानपुर और बुरहानपुर इधर खरगोन के पश्चिम में है बड़वानी। इसका मतलब 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और इंदौर जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो समझ में आ गया। तो ये है 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इंदौर संभाग समझ में आया। मैप देखना आप, और ये मैप आपको बिना देखे बनना चाहिए दोस्तों। बिना देखे बनेगा, कहाँ कौन सा जिला है उसकी स्थिति आपको पता रहेगी, तो बाकी जीके याद करने में बड़ी आसानी जाती है। इंदौर के बाद भोपाल संभाग की बात कर लेते हैं। भोपाल हमारी प्रशासनिक राजधानी है, देखो यहाँ पे है। 1972 में इसको राजधानी बनाया गया और 1 नवंबर 1956 को ही 1 नवंबर 1956 को ही इसको राजधानी बना दिया गया था। मध्य प्रदेश के गठन के टाइम पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बना दिया गया था, लेकिन ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी और 1972 में इसको जिला बनाया गया। किसको? भोपाल को। 1972 में इसको जिला बनाया गया। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत सीहोर आता है। देखो सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़ 5 जिले आते हैं। आजू बाजू में है, देख लो ये वाला आजू बाजू में। अब इसको याद कैसे रखें? तो भोपाल के पूरब में 2 जिले मिलेंगे, विदिशा और रायसेन। भोपाल के पूरब में यानी भोपाल के उत्तर में विदिशा और दक्षिण में रायसेन, और भोपाल के पश्चिम दक्षिण में सीहोर और पश्चिम उत्तर में राजगढ़। तो देखो ऐसा पहले भोपाल का चित्र बना लो, ये ऐसा करके, है ना। तो भोपाल के ऊपर में इधर साइड है विदिशा, इधर साइड है रायसेन और इधर साइड है सीहोर और इधर साइड है राजगढ़। ऐसा समझ में आ गया? समझ में आया क्या? बहुत आसान है। तो ये इसको ऐसा याद रखना है, भोपाल के आजू बाजू में कौन से हैं। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। भोपाल खुद प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। भोपाल के बाद बात करेंगे हम नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग ये था दोस्तों। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद के दक्षिण में बैतूल है और पश्चिम में देखा जाए तो हरदा है। तो होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। काम खत्म इसका। होशंगाबाद के बाद बात करेंगे सागर संभाग। सागर संभाग देखिए जबलपुर के इधर, ये नरसिंहपुर के ऊपर है। सागर संभाग के अंतर्गत सागर खुद आता है। सागर, दमोह याद रखना है, सागर में आता है। सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 जिले रुक जाओ बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। निवाड़ी टिक्कमगढ़ से अलग हुआ है, सागर संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। कब बना था? 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन किया गया था। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी था, जो तीनों ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है और उसके दक्षिण में क्या है? टिक्कमगढ़ है। टिक्कमगढ़ से ही अलग होकर बनाया गया निवाड़ी को। निवाड़ी जो है सागर संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया। तो सागर संभाग के अंतर्गत सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले आते हैं। तो ये इसका ऐसा बना दूंगा मैं यहाँ पे आपके लिए। ये समझ में आ गया? यह है सागर संभाग। सागर के बाद बात करेंगे हम जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर हो गया। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा बिल्कुल लाइन से ही है, देख लो आप मैप में। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा बिल्कुल लाइन से है। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा लाइन से है ना। मंडला, डिंडोरी मंडला से ही अलग हुआ है। डिंडोरी 1998 में, मंडला से अलग हुआ है डिंडोरी 1998 में। और इधर से जाओ तो नरसिंहपुर और इसके ऊपर जाओ तो कटनी। इधर से जाओ पश्चिम में, जबलपुर के पश्चिम में क्या है? जबलपुर के पश्चिम में नरसिंहपुर और ऊपर में कटनी, उत्तर में कटनी। तो ये है हमारा जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन से? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। जबलपुर के ऊपर में कटनी भी आता है इधर साइड। नरसिंहपुर पश्चिम में, वो भी जबलपुर संभाग में आता है। और मंडला से अलग तो हुआ है डिंडोरी। तो ये 8 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, बस कोई दिक्कत नहीं है। जबलपुर के बाद बात करेंगे रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? आर से रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। 4
आरएसएस नाम का संगठन आपने सुना होगा, उसमें एक और एस जोड़ना है तो इसकी ट्रिक बन जाएगी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो रीवा देखो ये हो गया, रीवा कहाँ है, रीवा कहाँ है, ये है रीवा, सतना, फिर आगे सीधी, सिंगरौली। याद रखना है रीवा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, सतना भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, लेकिन रीवा भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है ना। सिंगरौली उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, सीधी उत्तर प्रदेश से नहीं लगा है, ये यहां से इधर याद रख लेना। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो रीवा ऊपर है, सतना नीचे है, कहीं आप इसको ऊपर मत समझ लेना, रीवा ऊपर है, नीचे सतना है, तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो ये 4 जिले आएंगे किसके, रीवा संभाग के अंतर्गत। खत्म रीवा संभाग। शहडोल संभाग जो नवीनतम संभाग है, शहडोल संभाग जो नवीनतम संभाग है, नया बना था, है ना। शहडोल संभाग जो नवीनतम संभाग है, शहडोल संभाग जो है वो नवीनतम संभाग है दोस्तों। शहडोल संभाग हमारा नवीनतम संभाग है। ये शहडोल संभाग जो है, इसके बाद कोई संभाग का गठन नहीं हुआ है। 14 जून 2008 को बना था, 14 जून 2008 को बना था। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं मात्र, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल देखो पूरब में है शहडोल, उसके नीचे उसके पश्चिम में उमरिया और इधर पूरब में अनूपपुर। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, पश्चिम में उमरिया और शहडोल के दक्षिण में अनूपपुर। तो 3 जिले आते हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत, जिसमें शहडोल और अनूपपुर जो है छत्तीसगढ़ को छूते हैं और उमरिया नहीं छूता, ये याद रखना है। तो शहडोल संभाग भी समाप्त हुआ, तो समझ में आ गया। वर्तमान में 10 संभाग है और इसमें यहाँ पे 52 जिले हैं, जो मैंने आपको बता दिया कौन से संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों को छूती है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों को छूती है, यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश को छूती है ना, उत्तर प्रदेश को, यहाँ से यहाँ तक राजस्थान को। तो उत्तर प्रदेश को, उत्तर में उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश के, और ये उत्तर में क्या है, राजस्थान भी है ना। पूरब में क्या है, छत्तीसगढ़ है, देखो यहाँ से छत्तीसगढ़, और ये दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र है, और ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात है ना। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि ये मुरैना जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को छूता है। मुरैना जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, छूता है, या कुछ भी पूछा जा सकता है। शिवपुरी ऐसा है जो पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। शिवपुरी जिला ऐसा है जो पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। उसके अलावा सिंगरौली जिला ऐसा है जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और इधर छत्तीसगढ़ है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। वैसे ही बालाघाट जिला है यहाँ पे, जो इधर छत्तीसगढ़ और इधर महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे गुजरात और राजस्थान, ये गुजरात और राजस्थान की सीमा को झाबुआ छूता है, और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को अलीराजपुर छूता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्या समझ में आया। गुजरात और राजस्थान की सीमा को झाबुआ छूता है, और राजस्थान और महाराष्ट्र की सीमा को अलीराजपुर छूता है। तो याला मैप कंप्लीट हुआ दोस्तों, जिसमें हमने 10 जिले और 52, कितना टाइम हो गया देखते हैं, 11 मिनट हो गए। अब ये दूसरा वाला मैप है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथों साथ। इसमें भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है। देखो अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कहाँ से शुरू होता है, तो 21 डिग्री 26 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उत्तरी अक्षांश पूछेगा तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो ये पूर्वी देशांतर वाली रेखा ये आई, तो पूर्वी देशांतर जो है ये है, तो पूर्वी देशांतर है इसका 74 डिग्री 9 मिनट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो आपको ये उत्तर वाला, दक्षिण वाला, पूर्व पश्चिम वाला याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसको लिख के देखना पड़ेगा आपको। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। इसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो इसकी जो है उत्तर पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई निकल जाती है। पूरब से पश्चिम की लंबाई इसकी कितनी है, 870 किलोमीटर, है ना, लंबा है ऐसा 870। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई निकल जाती है कितनी, 605 किलोमीटर। तो ये याद रखना है आपको, है ना। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, पूरब में है ना, पूर्वी। सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, ये भी याद रखना है। सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। ये समझ में आ गया।
सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, क्योंकि इसको ऐसा गिनेंगे, ये ऐसा जाएगा, ये सिंगरौली और ये मुरैना वाला ये है ना, तो ये गिना गया। तो सबसे पूर्वी सिंगरौली, सबसे पश्चिमी अलीराजपुर, सबसे उत्तरी मुरैना, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, तो ये याद रखना है। इसके अलावा और क्या है यहाँ से, मध्यवर्ती जिला है सागर, कभी पूछा मध्यवर्ती जिला सागर, अगर सागर ऑप्शन नहीं देगा तो नरसिंहपुर टिक करना है, समझ में आ गया। उसके अलावा यहाँ से और क्या बताने लायक की बातें हैं, देखता हूँ मैं। हाँ, कर्क रेखा, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती कर्क रेखा। कर्क रेखा याद रखना है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, 14 जिले से होकर गुजर जाती है ये कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, बस इतना। और कर्क रेखा ये 14 जिलों के नाम पता होना, मैं बता रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में, 14 जिलों के नाम पूरा पता होना। 14 जिलों के नाम, तो देखो 14 जिले कौन से हैं। सबसे पहले हम इधर से जाते हैं, पश्चिम से पूरब। सबसे पहले रतलाम, रतलाम के बाद उज्जैन जाती है, उज्जैन के बाद शाजापुर, शाजापुर के बाद सीहोर, सीहोर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद विदिशा में भी टच है और रायसेन में भी टच है। फिर सागर, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद जबलपुर से भी गई है, कटनी से भी गई है, उमरिया से भी गई है, शहडोल से भी गई है। ऐसा गिनोगे तुम तो सीधे क्या मिल जाएगा, 14 जिले, 14 जिले। तो इसकी ट्रिक ऐसा बनाया था मैंने, रउआ राशि भवरा सा, रउआ राशि भवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा, ये लिख सकते हैं आप। रउआ राशि भवरा सा, भवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा, है ना। तो ऐसा करके ये यहां से भी याद रख सकते हैं जो मैंने बताया। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के 14 जिले से और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो ये 14 जिले पूरे याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाता है इन कौन से जिले से नहीं गई है करके। तो ये समझ में आ गया भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, सबसे ज़्यादा छूती है उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश के 12 जिले छूते हैं और गुजरात को सबसे कम, मध्य प्रदेश के 2 जिले छूते हैं मात्र, है ना। सर्वाधिक छूती है उत्तर प्रदेश को, सबसे कम छूती है गुजरात को। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। तो मृदा, तो मध्य प्रदेश में जो है वो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, है ना। काली मिट्टी हो गया, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ 5 प्रकार लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। देखो यहाँ काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ये 3 ही प्रकार की होती है काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। देखो काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो सबसे ज्यादा 33% भाग में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी जो है 3.5% भाग में पाई जाती है और 7% भाग में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है ना। तो ये जो साधारण काली मिट्टी है ये मालवा के पठार में ज्यादातर पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में पाई जाती है और ये सतपुड़ा क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है ना। इतना याद रखो। काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? काली मिट्टी का पीएच मान होता है 6.3 से 6.4 तक के होता है दोस्तों। 6.3 से 6.4 होता है ना। इसके अलावा आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्षारीय होती है, क्या उदासीन होती है, क्या किस प्रकृति की होती है, पूछा जा सकता है। काली मिट्टी में काले रंग का कारण पूछा जाता है। काली मिट्टी में काले रंग का कारण लोहे की अधिकता होता है। लोहे की अधिकता के कारण काली मिट्टी के काले रंग का कारण। अगर ये ऑप्शन नहीं देगा तो कार्बन देगा, कार्बन, है ना। कार्बन से क्यों होता है? तो कार्बन से। अगर ये भी ऑप्शन नहीं दिया तो फिर ये लगाना है टीटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टीटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी में काले रंग का कारण। जैसा ऑप्शन देगा उस हिसाब से टिक करना है। अगर पूछता है काली मिट्टी में काले रंग का कारण तो लोहे की अधिकता, या अगर ये ऑप्शन नहीं देगा तो कार्बन ज्यादा होने के कारण, या फिर ये ऑप्शन देगा टीटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टीटेनीफेरस मैग्नेटाइट, है ना। ये इतना समझ में आया। काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो काली मिट्टी में देखो, काली मिट्टी में कपास, गेहूं होता है सबसे ज्यादा यहाँ मालवा क्षेत्र में। गेहूं, सोयाबीन भी होता है यहीं पे मालवा क्षेत्र में, मूंगफली और कपास,
ये काली मिट्टी की फसल है। काली मिट्टी से इतना ही दोस्तों। अब बात करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी, इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये मध्य भारत के पठारों में पाई जाती है। यहाँ पे फसल कौन सी होती है, तो यहाँ पे सरसों, ज्वार, बाजरा, गेहूं और तिलहन फसलें होती है जिससे तेल निकलता है। ये सब फसलें यहाँ पे होती है। चार मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर मिट्टी और एक तराई मिट्टी, है ना। चार प्रकार की होती है तो उसको अलग देखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी है, समझ में आ गया, है ना। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मध्य भारत के पठार में, इतना याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी, उसी का नाम कछारी मिट्टी है, वो मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। इसका पीएच मान 7.57 होता है। यह उदासीन होती है, 7 के तरफ होता है इसलिए उदासीन होती है ना। बस इतना याद रखना है और खत्म। जलोढ़ मिट्टी से पूछेगा तो इतना ही। उसके बाद बात करते हैं अब लाल मिट्टी की। तो देखो लाल मिट्टी इधर साइड पाई जाती है, लाल मिट्टी, है ना। दिशा याद रखना है। रेतीली मिट्टी होती है, लाल रेतीली मृदा, ये बुंदेलखंड बघेलखंड एवं पूर्वी पठार, पूरब की तरफ पाई जाती है। लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण पूछता है दोस्तों। लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण क्या होता है, तो आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड होता है। इसी का एक और नाम है फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है, Fe2O3 होता है। अगर आपको पूछेगा लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण, अगर ऑप्शन आपको ये देगा तो ये भी सही हो जाएगा, लौह यौगिक। ये पीबी की एग्जाम ऐसे ही ऑप्शन देता है, लौह यौगिक भी सही है। या इसकी जगह ये ऑप्शन देगा लौह ऑक्साइड, तो सही है ना। मैंने अभी आयरन ऑक्साइड बताया था, लौह ऑक्साइड। समझ में आ गया, बस इतना ही है। लाल मिट्टी से इतना ही है बस। अब बात करेंगे हम लेटेराइट मिट्टी की। तो लेटेराइट मिट्टी जो है, ये इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण चट्टानों द्वारा क्रियाओं के अपर्दन से होता है। ये बालाघाट जिले में पाई जाती है और चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। बस इतना ही। लेटेराइट मिट्टी भी समझ में आ गई, इधर साइड पाई जा रही है। अब बात करेंगे काय की कौन सी, मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड के पठार की तरफ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड के पठार की तरफ पाई जाती है दोस्तों। समझ में आ गया, बस इतना है मिट्टी से। बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिट्टी वाला, दिशा के हिसाब से याद रखना है ना। मृदा अपर्दन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो मृदा अपर्दन की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक मृदा अपर्दन वाला जिला यहाँ पे मिलेगा मुरैना, है ना। सर्वाधिक मृदा अपर्दन वाला जिला मुरैना मिलेगा। चंबल घाटी यहाँ पे है, चंबल घाटी। तो चंबल घाटी में मृदा अपर्दन का प्रमुख कारण अवनालिका अपर्दन कहलाता है। अवनालिका अपर्दन कहलाता है। इसको इंग्लिश में गली इरोजन भी कहते हैं। गली इरोजन भी कहते हैं, है ना। मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोच्च उपाय वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाएंगे तो मृदा अपरदन कम होगा, है ना। और मृदा अपरदन का प्रमुख कारण वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं दोस्तों। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। और बीहड़ की समस्या यहाँ चंबल नदी के पास है ना। मृदा अपरदन वाला जिला मैंने बता दिया मुरैना। तो ये मिट्टी वाला आपको दिशा के हिसाब से याद रखना है। मालवा के पठार तरफ क्या है, यहाँ क्या है, बुंदेलखंड तरफ क्या है, इधर साइड पूरब में क्या है ना। लेटेराइट किधर है, छिछली काली मिट्टी। तो यह लेक्चर समाप्त। आगे बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कृषि जलवायु प्रदेश दिया हुआ है, ये मैप दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये मालवा का पठार है, झाबुआ की पहाड़ी वाला मैदान है, ये निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। जो खंडवा खरगोन बुरहानपुर और बड़वानी वाला क्षेत्र है वो निमाड़ क्षेत्र। ये सतपुड़ा पठार, ये छत्तीसगढ़ मैदान और ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी मैदान है। ये कैमूर पठार व सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र कहलाएगा। ये विंध्य पर्वत और ये बुंदेलखंड वाला पठार है और ये मध्य क्षेत्र। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कृषि जलवायु क्षेत्र की। कृषि जलवायु क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आता है आपको, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, है ना। और कभी इसको बोला, ये ऑप्शन नहीं दिया तो शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अब मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में, है ना। मध्य प्रदेश में मानसून कब आता है, तो 15 जून तक आता है। मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून तक आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में होती है।
दक्षिण पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम ये वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पचमढ़ी में होती है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना मई का रहता है, मई के टाइम पे पूरा गर्म रहता है, और मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा महीना दिसंबर जनवरी वाला होता है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है पचमढ़ी को, पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी कारण बोला जाता है उसको, है ना। सभी स्थानों पर दैनिक तापांतर रहता है, यहाँ पे दैनिक तापांतर मार्च के महीने में रहता है। और यहाँ से और क्या देखा जा सकता है, तो यहाँ से सर्वाधिक तापमान ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। जलवायु के आधार पर विभिन्न आधारों पर मध्य भारत पठार क्षेत्र ये बांटा गया है, तो इसको मैप के हिसाब से आपको इतना याद रख लेना है। मध्य प्रदेश की औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर है, सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, और सबसे कम वर्षा गोहद में होती है, भिंड के, ये यहाँ पे गोहद भिंड के, गोहद में यानी मध्य भारत वाले पठार के क्षेत्र में गोहद भिंड में होती है ना, इतना याद रखें बस। और यहाँ से देखा जाए तो सिर्फ आपको यहाँ पे मैप याद रख लेना है, बाकी जब मैं पुणेगर की बुक चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पूरा डीपली अच्छे से करवाऊंगा। इसके बाद वाला मैप देखते हैं, ये नदी वाला मैप है, अफवाह तंत्र पढ़ेंगे इसमें। और मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का गंगा यमुना अफवाह तंत्र, और सबसे छोटा अफवाह तंत्र है महानदी अफवाह तंत्र। गंगा यमुना अफवाह तंत्र सबसे बड़ा, फिर नर्मदा अफवाह तंत्र दूसरे नंबर में, फिर गोदावरी अफवाह तंत्र, फिर ताप्ती अफवाह तंत्र, और माही अफवाह तंत्र, और महानदी अफवाह तंत्र। तो 6 अफवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा यमुना अफवाह तंत्र है, और सबसे छोटा महानदी अफवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा यमुना अफवाह तंत्र क्यों है, देखो इधर की सब नदी जाके कहाँ मिल रही है, यमुना और गंगा में जाके मिल रही है, यमुना में, इसलिए सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है नर्मदा अफवाह तंत्र। तो समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, हम इधर से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी देखो, यहाँ से नर्मदा नदी जो है यहाँ से निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की सुख का दाता नदी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी पे स्थित नर्मदा कुंड पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलकर 3 राज्य, देखो यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यहाँ पे महाराष्ट्र जाती है, फिर गुजरात जाके खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है ना। गुजरात की खाड़ी अरब सागर में भारूच नामक स्थान पर गिर जाती है। मध्य प्रदेश में ये 10-70 किलोमीटर बहती है मात्र, और इसकी टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, है ना। तो ये नदी के वाला चैप्टर पढ़ाया हूँ मैंने, उसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अन्य नाम ये सब मैं उसमें पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप मैप देख लीजिए, यहाँ से गई, ये इसको रास्ते में जिले मिले इसको, मंडला, जबलपुर, है ना, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, हरदा, यहाँ से ऐसा बहते हुए दोस्तों इधर आती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, पूरब की पश्चिम की ओर बहती है। समझ में आ गया मैप इसका, है ना। अब इसमें सहायक नदी भी आके मिलती है, इधर साइड से, राइट साइड से भी आके मिलती है, लेफ्ट साइड से भी बहुत सारी नदी आके मिली है। इसकी कुल 41 सहायक नदी है। तो ये आगे हम देखेंगे, अभी हम मैप डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैप समझ में आ गया, है ना, मैप समझ में आया। यहाँ पे जबलपुर में इसमें बरगी परियोजना मिल जाती है, इसको बरगी परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जब ये आगे जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इसको इंदिरा सागर बांध मिलता है खंडवा में, इंदिरा सागर बांध खंडवा में। उसके बाद ओमकालेश्वर बांध मिलता है खंडवा में। उसके बाद महेश्वर परियोजना मिलती है खरगोन में, और उसके बाद इधर से ये आगे चल जाती है, इधर से ये आगे चल जाती है। तो ये समझ में आ गया, ये यहाँ से नर्मदा नदी। नर्मदा के बाद बात करते हैं हम, बाकी नदियों की भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदी है, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये तीनों किधर साइड बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, ये ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती और एक ये माही। ये तीनों पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बात करेंगे दक्षिण की ओर बहने वाली नदी की, तो दक्षिण की ओर बहती है वैनगंगा। वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है दोस्तों, वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है। वैनगंगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ना, सिवनी जिले की जीवन रेखा कही जाती है। इसका उद्गम सिवनी जिले के परसवाड़ा के पठार से हुआ है। वैनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले के परसवाड़ा के पठार के मुंडारा से हुआ है, मुंडारा से हुआ है। और दक्षिण की ओर बहती है, फिर महाराष्ट्र जाती है। देखो दक्षिण की ओर बहती है, फिर महाराष्ट्र जाती है, और यहाँ तक के अभी इसकी बात सुन लो। उसके बाद वर्धा नदी, वर्धा नदी भी दक्षिण की ओर बहती है, और वर्धा नदी और ये दोनों नदी मिलती है। और जो संगम स्थल है, जहाँ मिलती है वो प्राणहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणहिता,
कहलाता है। और वही नदी प्राणहिता कहलाती है। और प्राणहिता नदी आगे जाकर ये देखो यहाँ की मिली, ये मिली प्राणहिता कहलाया, आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। समझ में आ गया। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वैनगंगा, पेंच, वर्धा, ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, इतना याद रखो बस। तो वैनगंगा नदी समझ में आ गया, बालाघाट इसके तट पे बसा हुआ है। तो ये वैनगंगा, पेंच और वर्धा दक्षिण की ओर बहती है। अब बात करते हैं हम उत्तर की ओर बहने वाली नदी की। तो उत्तर की ओर बहती है चंबल। चंबल नदी बहती है उत्तर की ओर। चंबल नदी इंदौर के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, यहाँ पे है ना, वांचू पॉइंट, जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर जब बहती है सबसे पहले मंदसौर में गांधी सागर बांध मिलता है इसको, फिर यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध मिलता है और जवाहर सागर बांध मिलता है कोटा में। 3 बांध प्रमुख है। उसके बाद ये नदी जाके फिर से मध्य प्रदेश के किनारे से एंटर करती है, सीमा बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और ये यमुना नदी में इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है ये, है ना। वैसे ही यहीं पे इंदौर के किनारे काकरी बरडी की पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है। महाकालेश्वर मंदिर भी वहीं पे है उज्जैन में। महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो क्षिप्रा भी इधर उत्तर की ओर बहती है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। बात करेंगे अब हम काली सिंध नदी की। तो काली सिंध नदी भी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। काली सिंध नदी भी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम बागली तहसील देवास से हुआ है। बागली तहसील विंध्याचल पर्वतमाला के बागली तहसील देवास से हुआ है। शाजापुर और राजगढ़ के बहती हुई चंबल में जाके मिल जाती है। देखो चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, कोई दिक्कत। अगली नदी बात करेंगे पार्वती नदी। देखो पार्वती नदी निकलती है देवास के बागली तहसील से और ये भी चंबल में जाके मिल जाती है, कोई दिक्कत। उत्तर की ओर जाके बहने वाली नदी है। उसके बाद सिंध नदी की बात करेंगे। तो सिंध नदी जो है ये विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलती है, उत्तर की ओर बहती हुई देखो यहाँ पे यमुना में मिल जाती है। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। उसके बाद बात करेंगे हम बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश का गंगा कहा जाता है प्रदूषण स्तर के कारण, है ना। इसका उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। कुमरा गांव से होता है, उत्तर की ओर बहती है, भोपाल बीना सागर होते हुए ये यमुना में मिल जाती है। यहाँ पे इसको राजघाट बांध मिलता है। राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये सब इसी में है। माता टीला परियोजना इसी में है और ये जाके चंबल यमुना में मिल जाती है दोस्तों, यमुना में मिल जाती है ना। सोनार नदी की बात करते हैं। सोनार नदी निकलती है और केन नदी में जाके मिलती है। सोनार और घसान ये दोनों नदी किसकी है? केन की सहायक नदी है। केन नदी, है ना, केन नदी देखो यहाँ से निकली कैमूर की पहाड़ी से और ये यमुना में जाके मिल गई। टोम्स नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों सतना के पास से। सतना के पास से निकलती है टोम्स नदी। सतना के पास से टोम्स नदी निकली। सतना के पास से टोम्स नदी मैहर तहसील से निकलती है। मैहर के सतना के पास से टोम्स नदी निकली और यहाँ से इधर ऐसी बहती हुई डायरेक्ट जाके गंगा नदी में मिलती है। ये भी गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती, गंगा नदी में मिलती है। इसे तमाशा नदी भी कहते हैं। अमरकंटक के पूरब से ही देखो सोन नदी निकली है और सोन नदी में बाण सागर परियोजना मिलेगी। बाण सागर परियोजना शहडोल के देवलोद नामक स्थान पर एक बांध बनाया जा रहा है ना। और ये जाके डायरेक्ट ये भी बिहार के पटना के पास दानापुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश की 2 नदी गंगा में मिलती है, टोम्स और सोन नदी, है ना। तो सोन नदी जो है ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है। पहले उत्तर की ओर बहती है, फिर पूरब की ओर बहती है। तो ये समझ में आया, बहुत आसान है। अमरकंटक से 3 नदी निकली है दोस्तों। एक तो है ये नर्मदा, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, सोन, और यहीं से निकली है जोहिला नाम की नदी। जोहिला भी अमरकंटक से निकली है, उत्तर की ओर बहती है और फिर सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो ये नदी का मैप था एक, बिल्कुल रफली तरीके से मैंने आपको समझाया जिससे आसान जाए आपको। अब आगे चलते हैं, ये वाला टॉपिक देखिए। अगला मैप है मध्य प्रदेश की नदियों का, कहाँ से कौन सी नदी निकली है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नदियों का मैप दिया हुआ है। बात करेंगे नर्मदा की। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदी 41 है। समझ में आ गया, पूरब से पश्चिम इधर बहती है। वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ये सतपुड़ा के पठार से निकलती है, यानी सतपुड़ा के पठार यानी सिवनी के पठार से निकलती है। सिवनी के परसवाड़ा के पठार से निकलती है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। कुल लंबाई है 570 किलोमीटर। बाग, वर्धा और बीजना इसकी सहायक नदी है, यहाँ से निकली ऐसी जाती है ना। बाग,
बाघ, वर्धा और बीजना इसकी सहायक नदी है। बात करेंगे शक्कर नदी। शक्कर नदी जो है, शक्कर नदी का उद्गम अमरवाड़ा से हुआ है, सतपुड़ा पर्वत से। शक्कर नदी का उद्गम अमरवाड़ा से हुआ है, छिंदवाड़ा तरफ बहती है, नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। बात करेंगे पेंच नदी की। पेंच नदी निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ओर से निकलती है। ये कितनी 274 किलोमीटर लंबी है। कान्हन और बावनथड़ी इसकी सहायक नदी है। कान्हन और बावनथड़ी। बावनथड़ी बालाघाट जिले में बहती है। बावनथड़ी परियोजना बालाघाट में है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है बावनथड़ी परियोजना, है ना, बालाघाट में है बावनथड़ी नदी। अगला बात करेंगे तवा नदी की। तवा नदी जो है कालीभीत की पहाड़ी से निकलती है महादेव पर्वत पर, महादेव पर्वत से। कालीभीत की पहाड़ी से निकलती है महादेव पर्वत से, और ये जो है नर्मदा के दाएं तट पर आकर मिलती है ना, नर्मदा के दाएं तट पर आकर मिलती है, नर्मदा की सहायक नदी है। इस पर ही मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल स्थित है, तवा नदी पुल। बस सहायक नदी है सुक्ता और देवना। सुक्ता, देवना, देखो इसकी तीन देवना, सुक्ता और मालिनी। मालिनी नाम की एक नदी है, मालिनी इसकी सहायक नदी है दोस्तों, किसकी? तवा की। बात करेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। ये मुल्ताई तहसील बैतूल से निकलती है। मुल्ताई की पहाड़ी बैतूल से निकलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहते हैं इसको। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसको सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। इसको सूर्य, सूता और तापी नदी भी कहते हैं, है ना। पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा के समानांतर बहती है, इतना याद रखना है बस। ताप्ती नदी। चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी का उद्गम वांचू पॉइंट, जानापाव की पहाड़ी, इंदौर से हुआ है, महू तहसील के, है ना। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है काली सिंध, छिप्रा, पार्वती और बामनी। काली सिंध, छिप्रा, पार्वती और बामनी नदी। ये बामनी नदी अपने इधर नहीं बहती लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी पूछेगा नर्मदा है, दूसरी पूछेगा चंबल है। दूसरी सबसे लंबी है, बड़ी पूछेगा मध्य प्रदेश की चंबल है, याद रखना है, दूसरी वाली चंबल है। बात करेंगे अब काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी का उद्गम बागली तहसील देवास से हुआ है, विंध्य श्रेणी से आ सकता है, विंध्य श्रेणी से हुआ है। 150 किलोमीटर बहती है, चंबल की सहायक नदी है। 150 किलोमीटर बहती है, चंबल की सहायक नदी है ना। तो काली सिंध का मैप यहाँ से आएगा देवास से, और कैसा जाएगा? यहाँ से ऐसा जाके यहाँ पे आके इसमें मिल जाती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना। काली सिंध, बागली तहसील। अगला बात करेंगे, अगली नदी देखिए, काली सिंध समझ में आ गया। अगली नदी है समूल नदी, ये मंदसौर में बहती है दोस्तों, समूल नदी याद रखना है। उसके बाद है तुम्बड़ नदी, ये भी मंदसौर में बहती है, तुम्बड़ नदी मंदसौर में बहती है। और मंदसौर में ही एक और नदी बहती है जिसका नाम है सिवना नदी। मंदसौर सिवना नदी के तट पे बसा हुआ है, और सिवना नदी के किनारे ही पशुपतिनाथ का मंदिर है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिवना नदी के तट पर ही पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर है जो सिवना नदी के तट पे बसा हुआ है मंदसौर में। ये याद रखें, सिवना नदी मंदसौर में बहती है। उसके बाद अगली नदी की बात करते हैं हम, छिप्रा इंपॉर्टेंट है, छिप्रा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो छिप्रा नदी से क्वेश्चन बनेंगे, छिप्रा नदी बनना चाहिए पूरा। छिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले की काकड़ी बरडी की पहाड़ी से हुआ है ना। कहाँ से हुआ है? देखो ये लिखा हुआ है काकड़ी बरडी, यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है? काकड़ी बरडी की पहाड़ी से हुआ है, ये भी इंदौर में है। काकरी बरडी से पहाड़ी से हुआ है। इसे मालवा की गंगा भी कहते हैं, है ना। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। इसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, महाकाल की नगरी उज्जैन बसा हुआ है, और महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। इसी के तट पे यानी कुंभ का मेला, जिस सिंहस्थ का मेला लगता है, इसी के तट पे कुंभ का मेला या सिंहस्थ, उसी को बोलते हैं, सिंहस्थ का मेला लगता है। 12 साल के अंतराल में लगता है। 2016 में लगा था, उसके बाद अब 12 साल के बाद लगेगा। समझ में आ गया? बस इतना ही याद रखना है ना। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन को माना जाता है, और समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा छिप्रा नदी के किनारे ही हुआ था दोस्तों। समुद्र मंथन जो हुआ था उसके बाद छिप्रा नदी का समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा छिप्रा नदी के तट पर ही हुआ था। बस इतना याद रखें। छिप्रा जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, चंबल की सहायक नदी है। बस अगला बात करेंगे सिंध नदी की। विदिशा के सिरोज तहसील से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है। अगला बात करेंगे हम टोम्स नदी की, जिसको तमाशा नदी भी कहते हैं। ये कैमूर की पहाड़ी मैहर से निकलती है, और पहले उत्तर की ओर बहती है, फिर पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में जाके मिल जाती है। बात करेंगे केन नदी की। केन नदी कैमूर की पहाड़ी कटनी से निकलती है, 427 किलोमीटर लंबी है। केन की सहायक नदी है उर्मिल और सोनार, ये इंपॉर्टेंट है।
उर्मिल और सोनार नदी जो है ये केन की सहायक नदी है, और केन जाके यमुना में मिल जाती है, तो केन यमुना की सहायक नदी है। केन यमुना की सहायक नदी है, गलत मत करना। केन किसकी सहायक नदी है? सॉरी, गलत बता दिया मैंने, केन बेतवा की सहायक नदी है। केन जो है बेतवा की सहायक नदी है, केन बेतवा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं, बेतवा की, है ना, ये 100% सही है। अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ये कुमरा गांव से निकलती है। बेतवा नदी कुमरा गांव का नाम है कुमरा गांव, रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। भोपाल, बीना, सागर, विदिशा, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी होते हुए ये झांसी पहुंचती है और झांसी के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है और ललितपुर के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी में हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिल जाती है ना। ये टोटल 480 किलोमीटर बहती है ये, और इसकी सहायक नदी है केन, घासान और बीना। केन, घासान और बीना बेतवा की सहायक नदी, याद रखना है। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी पर है। आगे समझ, सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और पूरा पहले उत्तर की ओर बहती है, फिर पूरब की ओर बहती हुई गंगा नदी में जाके मिल जाती है। किस में मिलती है? गंगा नदी में जाके मिल जाती है, पटना के पास गंगा नदी में जाके मिल जाती है। पटना के जगह का नाम है बिहार के दानापुर में, पटना के पास दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है ना। अमरकंटक से निकल रही है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, जोहिला नदी भी निकलती है, जोहिला सोन की सहायक नदी है। इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो मैंने आपको बता दिया। ये मैप भी याद रखना है थोड़ा सा, है ना, जो एक शॉर्ट टर्म तरीके से मैंने आपको समझाया। अब इस लेक्चर में हम वर्षा का विवरण डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ बताया गया वर्षा का विवरण। तो देखिए यहाँ पे तो मध्य प्रदेश में मानसून कब आता है दोस्तों? 15 जून तक आता है। मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून तक आता है। मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बस यही ऑप्शन मिलेगा। मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है। शुष्क महाद्वीपी जलवायु, अगर यह ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण कटिबंधी जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में। तो ये समझ में आ गया। मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो 15 जून तक आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो याद रखना है। उसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना मई का महीना होता है, बता दिया था मैंने आपको, मई का महीना। मालवा का भी सबसे गर्म महीना मई का महीना होता है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी दिसंबर, यानी दिसंबर जनवरी वाला होता है ना। और उसके बाद मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है करके पूछेगा, तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी पचमढ़ी को इसलिए कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। 215 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे, 215, है ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है दोस्तों, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा, न्यूनतम वर्षा होती है भिंड जिले की गोहद तहसील तरफ 55 सेंटीमीटर मात्र। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस पठार में होती है, तो मध्य भारत के पठार में। और अगर पूछता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्वी भाग में वाले दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये समझ में आया। उसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। और तो ये देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पे जो मध्य भारत का पठार है, यहाँ पे मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। और ये 50 से 75 यहाँ पे होती है पश्चिम मध्य प्रदेश तरफ, मालवा क्षेत्र में 50 से 75, और 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा इधर साइड होती है। ये मैप देखिए, आप समझ में आ जाएगा। अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो देखिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इधर साइड होती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्वी भाग तरफ, है ना। और औसत से अधिक वर्षा होती है इधर साइड, है ना। तो ये यहाँ पे इसका विवरण दिया हुआ है। तो देखिए समझ में आया आपको, बस इतना ही तो था, है ना। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है
है ना। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो पुणेकर की बुक में पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको डिटेल थ्योरी रहेगी, तो मैं पुणेकर की बुक पूरी पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लेक्चर डाल दिए, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये समझ में आ गया, अब आएगा तो बन जाएगा वर्षा से रिलेटेड कोई भी चीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एटलस। इसमें हम मध्य प्रदेश का 1947 से लेकर 56 तक गठन तक के डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ यानी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत की सभी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत राज्य का निर्माण किया गया था। मध्य भारत राज्य का निर्माण किया गया था। कब मध्य भारत राज्य का निर्माण किया गया था? 28 मई 1948 को। 28 मई 1948 को दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में जीवाजी राव सिंधिया राज्य प्रमुख बनाया गया था। जीवाजी राव सिंधिया को राज्य प्रमुख बनाया गया था, है ना। तो मध्य प्रदेश के गठन को हम यहां पे कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, तो मध्य प्रदेश का गठन ऐसा था, पहले 1956 तक की ऐसी स्थिति थी, 1956 तक की ऐसी स्थिति थी मध्य प्रदेश की, है ना। तो स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में बांटा गया था। 3 स्टेट में बांटा गया था, भाग 1, भाग 2, भाग 3, यानी इसको हम पार्ट 1 कह सकते हैं, इसको पार्ट 1, इसको पार्ट 2 और इसको पार्ट 3, है ना। ABCD करके पार्ट 3 स्टेट में बटा हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पार्ट ए की। पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एवं बारार। सेंट्रल प्रोविंस एवं बारार इसका नाम था दोस्तों। छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था ये महाकौशल छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, जिसकी संयुक्त रूप से राजधानी नागपुर थी। तो पार्ट ए की राजधानी क्या था पूछेगा तो नागपुर थी। और जब देश आजाद हो गया था, तो देश आजाद होने के बाद यहां पे मुख्यमंत्री भी बनाना जरूरी था। तो इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे पार्ट ए के पंडित रविशंकर शुक्ल, और गवर्नर किसको बनाया गया था? राघवेंद्र राव को। राघवेंद्र राव गवर्नर बने थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ये मध्य प्रदेश के गठन पहले की बात अपन समझ रहे हैं। यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन हम स्वतंत्रता यानी गठन के पहले की चीज समझ रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद और गठन के पहले की चीज को समझ रहे हैं। तो पार्ट ए से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा अब पार्ट ए से, है ना। सेंट्रल प्रोविंस तथा बारार इसका नाम था। छत्तीसगढ़, बघेलखंड और महाकौशल क्षेत्र की रियासतों को बना के मिलाकर बना हुआ था। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री बना दिए गए थे उस टाइम पे पंडित रविशंकर शुक्ल, और गवर्नर थे राघवेंद्र राव। अब बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी, जिसको भाग का कहा जाता था, यह पश्चिमी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, मध्य भारत नाम दिया गया था। तो मैंने अभी बताया 28 मई 1948 को दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन हुआ था और जीवाजी राव सिंधिया को राज्य प्रमुख के रूप में बनाया गया था। तो यह बनाया गया था, राज्य प्रमुख के रूप में बना दिया गया था, है ना। तो मालवा यूनाइटेड के नाम से जाने लगा था पार्ट बी मालवा यूनाइटेड के नाम से जाने लगा था। इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे लीलाधर जोशी, और गवर्नर बना दिए गए थे, गवर्नर कौन बनाए गए थे? इसके गवर्नर क्या लिखा है यहाँ पे? तख्तमल जैन, तखतमल जैन को गवर्नर बनाया गया था। तो याद रखना है, पूछे जाते रहते हैं ना। पार्ट बी के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री यानी इनको बना दिया गया था लीलाधर जोशी को, और तखतमल जैन को बना दिया गया था। तो पार्ट बी समझ में आ गया। पार्ट बी का ऐसा रोल था। पार्ट बी पश्चिमी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का नाम दिया गया था। इसकी 2 राजधानियां थी दोस्तों, इसकी 2 राजधानियां थी, एक तो इंदौर और ग्वालियर। देखो यहां पे मैप में देख सकते हैं, इसकी पार्ट बी की 2 राजधानियां थी, एक इंदौर और एक ग्वालियर। जो इंदौर थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और जो ग्वालियर थी वो शीतकालीन राजधानी थी। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। ये मुख्यमंत्री और ये पूछे जाते रहते हैं, इसलिए याद रखना है। अब बात करते हैं पार्ट सी की, जिसको घा भी बोल सकते हैं। तो उत्तरी रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया था। उत्तरी रियासत यानी बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया था। 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, विंध्य प्रदेश का गठन कब? 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। 4 अप्रैल 1948 को 35 रियासतों को सम्मिलित करके बनाया गया था, है ना। तो 4 अप्रैल, उसके बाद क्या गठन किया गया? फिर 4 अप्रैल 1948 को 35 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 1 जनवरी 1950 को इस भूभाग के राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 1 जनवरी 1950 को इस भाग को राज्य का दर्जा यानी मध्य प्रदेश
राज्य में जोड़ दिया गया था और राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसके मुख्यमंत्री थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन थे, तो शंभुनाथ शुक्ल बना दिए गए थे पार्ट सी के मुख्यमंत्री, है ना। अब पार्ट सी के मुख्यमंत्री, अब पार्ट सी के अंतर्गत ही आता था भोपाल राज्य। भोपाल राज्य पढ़े आपने, तो पार्ट सी के अंतर्गत आता था। जब देश आजाद हुआ, जब भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। जब देश आजाद हुआ तो भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था दोस्तों, है ना, बाद में स्वतंत्र हुआ है ये, है ना। तो ये कब स्वतंत्र हुआ है, 1 जून 1949 को भोपाल को भाग यानी पार्ट सी में सम्मिलित किया गया था। पार्ट सी में सम्मिलित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा, जिसके शासक नवाब हमीदुल्ला खां थे। आप इतिहास में पढ़ेंगे भोपाल राज्य को बसाया था दोस्त मोहम्मद खान ने, और भोपाल के अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खां। भोपाल के अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खां, और हमीदुल्ला खां ने ही भारतीय संघ में इसका विलय कर दिया था। कब किया था, 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का भारतीय संघ में विलय कर दिया था। अब जब भारतीय संघ में इसका विलय कर दिया गया था, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 1952 से लेकर 56 तक के मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित शंकर दयाल शर्मा। ये मध्य प्रदेश के गठन के पहले की बात हो रही है ना। गठन तो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, है ना। तो अब भोपाल की थोड़ी सी कहानी और सुन लो। भोपाल जो था, भोपाल देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो गठन के टाइम पे भोपाल को राजधानी बना दिया गया था। लेकिन भोपाल जिला कब बना, 72 में जिला बना था। जब गठन हुआ था तो इसको राजधानी बना दिया गया था, लेकिन भोपाल उस टाइम पे सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। अब सीहोर से अलग करके इसको 1972 में जिला बनाया गया। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा जवाब देना है ना। भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो ये तारीख है 1 जून 1949। 1972 में जिला बना, और राजधानी कब बना, तो 1 नवंबर 1956 को राजधानी बन गया था। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है, भोपाल राज्य किस पार्ट के अंतर्गत आता था, तो भोपाल राज्य जो है वो पार्ट सी के अंतर्गत आता था। देख लो यहाँ पे, ये आपको कहानी समझ में आ गई यहाँ पे। अब 1-2 चीज और जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो मध्य प्रदेश का गठन के पहले ऐसा था, तो इसकी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की लंबाई भी अलग अलग रही होगी कि नहीं। तो देखो पूरब से पश्चिम की लंबाई उस टाइम पे कितनी थी, 996 किलोमीटर थी। अभी वर्तमान में कितनी है, हम पूरब से पश्चिम की लंबाई हम वर्तमान में 870 किलोमीटर पढ़ते हैं कि नहीं, 870। लेकिन पहले इतनी थी 996 किलोमीटर थी। तो ये पुराना वाला भी याद रखना है, 996 थी, है ना, 996। वैसे ही उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अभी हम पढ़ते हैं 605 किलोमीटर वर्तमान में मध्य प्रदेश की। लेकिन पहले कितनी थी, तो पहले 1127 किलोमीटर थी। 1127 किलोमीटर थी, 1127 किलोमीटर थी। काहे कि गठन नहीं हुआ था और छत्तीसगढ़ भी साथ में था। इसके अलावा एक और चीज देखिए, अभी क्षेत्रफल कितना है, अभी वर्तमान में क्षेत्रफल हमने पढ़ते हैं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर पढ़ते हैं कि नहीं। लेकिन पहले क्षेत्रफल इतना था, 4,43,486। 4,43,486। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि गठन के पहले कितना क्षेत्रफल था, तो 4,43,486 वर्ग किलोमीटर था मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। 4,43,486 याद रख लेना है। अभी मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, लेकिन ये पहले कितनी छूती थी इसकी सीमा, पहले जब इसका गठन नहीं हुआ था उसके पहले 7 राज्यों को छूती थी दोस्तों, है ना। उस टाइम पे 7 राज्यों को छूती थी। अभी वर्तमान में जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी सीमा 5 राज्यों को छूती है। अब ये सब देख लिया अपन ने, अब मैप को भी देख लेता हूं। देखो मैंने पार्ट ए के बारे में बताया था, ये पार्ट ए था, पार्ट ए, है ना। ये क्या था, पार्ट ए। ये क्या है, पार्ट ए। तो पार्ट ए के बारे में बता दिया। सेंट्रल प्रोविंस तथा बारार कहते थे अंग्रेजों के टाइम पे इसको। छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसकी राजधानी नागपुर थी। ये देखो ये नागपुर। अब बात करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी देखो ऐसा था, पार्ट बी इसकी एक ये राजधानी थी इंदौर, दूसरी ग्वालियर। इंदौर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर जो थी वो शीतकालीन राजधानी थी। पार्ट सी देखो, ये पार्ट सी था, पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। इसको विंध्य प्रदेश कहते थे और इसी के अंतर्गत यहाँ पे भोपाल राज्य आता था। पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल राज्य आता था, इतना याद रखना है बस। तो मैप समझ में आ गया। महाकौशल क्षेत्र भी ये पार्ट ए के अंतर्गत था यहाँ पे, जिसकी राजधानी जबलपुर हुआ करती थी।
तो ये मैप को समझिए, ये मैप में हमने 1947 से 56 तक के की बात की है, आजादी से लेकर गठन तक के की बात की है। मध्य प्रदेश का गठन क्योंकि आप जानते हैं 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बैठा था, उसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बैठा था, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। उसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो 14 राज्यों में मध्य प्रदेश भी था, जो छत्तीसगढ़ उस टाइम पे साथ में गठन किया गया था। और राज्य का पुनर्गठन जो वर्तमान वाला हम देखते हैं वो 1 नवंबर 2000 को किया गया था। छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। अब वर्तमान स्थिति हम मध्य प्रदेश की पढ़ते हैं। तो ये मैप के थ्रू, ये यहाँ पे एटलस के थ्रू मैंने आपको समझाया। यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है उसको देख लेना, कौन सा मुख्यमंत्री थे, कौन क्या थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया। तो देखो, इसमें अब हम मध्य प्रदेश के स्टेडियम को डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम यहाँ पे दिए हुए मैप के वाइस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम एक क्रिकेट का स्टेडियम है। ये किसका स्टेडियम है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किसका है? क्रिकेट का है। ये क्रिकेट का स्टेडियम है। यहीं पे सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक भी लगाया था दोस्तों। यहीं पे सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था। तो ये काय का स्टेडियम अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्रिकेट का स्टेडियम है। और इसके अलावा जब मैं स्पोर्ट पढ़ाऊंगा आपको काय की बुक से, वो पुणेकर की बुक से, जब मैं आपको स्पोर्ट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो रूप सिंह स्टेडियम ये ग्वालियर में यहाँ पे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच हुआ था जहां पे दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगाया था। तो रूप सिंह स्टेडियम कहां पे पूछा जाता है? ये कहां पे है? ये ग्वालियर में है। गलत ये टिक करा हुआ है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। उसके बाद बात करेंगे हम, अगला है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। एक स्वतंत्रता सेनानी हुए थे ठाकुर रणमत सिंह, उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया रीवा में। तो रीवा में स्टेडियम है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा। तो इसको याद रख लेना है। अब बात करेंगे हम जबलपुर के स्टेडियम देख लेते हैं। तो देखिए, जबलपुर में 3 स्टेडियम इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में है। दूसरा रानीताल नाम का एक तालाब है वहां पे, इसी के नाम पे एक जगह का नाम रख दिया गया रानीताल क्रिकेट स्टेडियम। और तीसरा है अशोक पटेल स्टेडियम में नया बन रहा है अभी। तो 3 स्टेडियम जबलपुर के इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, रानीताल स्टेडियम और अशोक पटेल स्टेडियम। अब बात करेंगे हम भोपाल के स्टेडियम। भोपाल के स्टेडियम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम। ऐशबाग और तात्या टोपे याद रख लेना है। ऐशबाग और तात्या टोपे ये दोनों स्टेडियम भोपाल में है। ऐशबाग और तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है दोनों। तो देखो इनकी विशेषता क्या क्या मैं बता देता हूं आपको। ये ऐशबाग स्टेडियम जो है, ये ऐशबाग स्टेडियम जो है ये हॉकी का स्टेडियम है। यहां पर कृत्रिम घास भी है, कृत्रिम घास उपलब्ध है, जिसको बोलते हैं क्या? एस्ट्रोटार्क घास यहां पे मिल जाएगी, है ना। तो काय का है? हॉकी का है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में डायरेक्ट आता है। अगला बात करेंगे तात्या टोपे स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में है। यहां पे खेल संग्रहालय भी बनाया गया है। खेल संग्रहालय यानी खेलों का म्यूजियम बनाया गया है। तो खेल संग्रहालय तात्या टोपे स्टेडियम में। उसके बाद जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है वहां पे भी एक उसका बहुत बड़ा खुद का स्टेडियम है। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कहां पे? भोपाल में। और वहीं पे एक स्टेडियम है जो प्रस्तावित है, बरकतुल्ला स्टेडियम पूछेगा तो भोपाल लगाना है। उसके बाद ये बाने अली स्टेडियम एक इंपॉर्टेंट है, बाने अली स्टेडियम ये भी भोपाल में है दोस्तों, पूछा जाते रहता है कभी कभी। तो बाने अली स्टेडियम भोपाल, इंदौर मत समझ लेना, भोपाल में है। इसके अलावा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपने पढ़े होंगे। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये यानी इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय पटियाला में है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहां पर है? पटियाला, द सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब की एक सिटी है पटियाला। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के गोरेगांव में है। भोपाल के गोरेगांव में है। तो इसलिए क्वेश्चन आ जाता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्षेत्रीय का कार्यालय भोपाल में है। और कभी पूछा एसएआई स्टेडियम कहां पर है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टेडियम कहां पे? तो वो भोपाल में। तो भोपाल के समझ में आ गया। ऐशबाग और तात्या टोपे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा बाने अली स्टेडियम और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भोपाल का एक और इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, भोपाल का एक और इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जो एक बार परीक्षा में देखने को मिला था, जिसका नाम था प्रकाश तरण।
प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम, प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम ये भोपाल में है, नाम याद रखो इसका। प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम ये भोपाल में, भोपाल का भी काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम इंदौर के स्टेडियम की। तो इंदौर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है होलकर स्टेडियम। तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। होलकर वंश की राजधानी कहाँ पे थी? इंदौर थी, और होलकर वंश इंदौर तरफ था, तो होलकर स्टेडियम जो है ये इंदौर में है। होलकर स्टेडियम का एक और नाम मिलता है ऊषा राजे स्टेडियम, ऊषा राजे स्टेडियम। ऊषा राजे स्टेडियम इसी को कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ऊषा राजे स्टेडियम इसी का नाम है। तो ऊषा राजे स्टेडियम पूछा चाहे होलकर स्टेडियम पूछा, ये इंदौर लगाना है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ। अगला बात करेंगे नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम कहाँ पे? नेहरू स्टेडियम कहाँ पे? डायरेक्ट आता है, ये नेहरू स्टेडियम है कहाँ पे? ये नेहरू स्टेडियम है इंदौर में, नेहरू स्टेडियम है इंदौर में, नेहरू स्टेडियम है इंदौर में। और ये जो होलकर स्टेडियम था दोस्तों, एक क्रिकेट का स्टेडियम है, जो बताया मैंने अभी ऊषा राजे, एक क्रिकेट का स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम में किसका स्टेडियम है ये याद नहीं रखना है, पेपर में नहीं पूछा गया अभी तक के, है ना। और उसके बाद बात करेंगे अभय खेल प्रसाल। अभय खेल प्रसाल नाम का एक स्टेडियम है, इसी को इंडोर स्टेडियम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इंडोर स्टेडियम। इंडोर गेम होते हैं वहां पे, इंडोर। तो इंडोर कभी पूछा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है, तो वो इंदौर में है। इंडोर से याद रख लेना, इंदौर। तो इंडोर स्टेडियम मध्य प्रदेश में, इंडोर स्टेडियम इंदौर में है, उसी का नाम एक और है अभय खेल प्रसाल। अभय खेल प्रसाल स्टेडियम उसी का नाम है। समझ में आ गया। उसके अलावा इंदौर में एक इंदौर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, तो कभी पूछा प्रस्तावित है ये कॉम्प्लेक्स। तो इंदौर के तीन क्रिकेट स्टेडियम इंपॉर्टेंट है। होलकर स्टेडियम क्रिकेट का है। होलकर स्टेडियम का ही नाम मैंने क्या बताया? ऊषा राजे स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, याद रख लो बस। उसके अलावा अगला है अभय खेल प्रसाल स्टेडियम, इसी का नाम है इंडोर स्टेडियम। तो ये तीन स्टेडियम इंपॉर्टेंट है ना, ये तीन इंदौर में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और स्टेडियम इंदौर में है जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम। तो याद आ जाएगा अब, लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम इंदौर में है। लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम इंदौर में। इंदौर में कितने इंपॉर्टेंट है? इंडोर स्टेडियम जिसका नाम अभय खेल प्रसाल है, और नेहरू स्टेडियम, और ऊषा राजे स्टेडियम जिसको होलकर स्टेडियम कहते हैं, और तरण सिंह चौहान पुष्कर स्टेडियम। तो इतने स्टेडियम इंपॉर्टेंट थे। याला टॉपिक खत्म। ये जो प्रस्तावित वाले लिखे हुए हैं अभी तक के एग्जाम में नहीं आए, आप देख लेना एक बार बस। आगे बात करेंगे अगला मैप मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में बताया गया है यहाँ पे मैप के थ्रू। ये वाला तो मैंने पढ़ा दिया हूँ, फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाते बनना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाते बनना चाहिए। तो देखो यहाँ से चालू करना, मुरैना से, है ना। यहाँ से ऐसा बनाना है मुंडी आधी मुंडी, फिर ये गर्दन बनाना है, फिर ये कंधा बनाने के बाद इधर थोड़ा सा झुकाव देना है, और ये एक हाथ बनाना है। एक हाथ बनाने के बाद इसको ऐसे चौड़ा करना है, और यहाँ से एक ये पैर बना लीजिए बैतुल वाला, और ये इधर ये बालाघाट तक के ले जाकर रख दीजिए। अब यहाँ से इसको कंप्लीट करना है मुंडी के बाद गर्दन के बाद गला के बाद एक हाथ ये, और हाथ बनाने के बाद ये थोड़ा मोटा करके यहाँ से इसको ऐसे झुका के यहाँ पे ऐसा करना है। तो ये एक दो बार प्रैक्टिस करके देखना, आप बन जाएगी। देखो कैसा बनाया मैंने, मुरैना से चालू करना है। ये मुंडी आधी बनाया, फिर गर्दन बनाया, कंधा ये, और यहाँ से बना के इधर एक हाथ बनाया, फिर इधर से ये ले गए, यहाँ पे एक पैर बना दिए जो बुरहानपुर है, दूसरा पैर बना दिए बालाघाट, खत्म कर दिए। अब इसको कंप्लीट करना है, मुंडी को कंप्लीट करे, गर्दन बनाया, फिर इधर एक हाथ बनाया, और इधर से ले जाके यहाँ से थोड़ा झुका दिए, है ना, कमर, और यहाँ से ये बन गया मध्य प्रदेश का मैप। तो मध्य प्रदेश का मैप यहाँ से चालू किए थे हमने, और यहाँ पे ले जाए खत्म करे थे। पहले इधर से लाए, फिर इधर से लाए, ऐसा एक दो बार घर में प्रैक्टिस करना है रफ कॉपी में, है ना। तो अब बात करेंगे सबसे पहले उज्जैन संभाग की। तो देखिए, नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन खुद आता है। उसके अलावा शाजापुर, और शाजापुर से अलग होकर मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था आगर मालवा 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। और देवास भी आता है उज्जैन के अंतर्गत। देवास को कंफ्यूज नहीं करना है, देवास भी आता है उज्जैन के अंतर्गत। इसका मतलब उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। सातों जिले पता होना, नीमच मंदसौर रतलाम, देवास, उज्जैन खुद, शाजापुर से अलग हुआ आगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला, शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। तो ये समझ में आ गया आपको। पश्चिम साइड में इधर साइड ये हो गया उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के बाद अभी हम बात करेंगे इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग में आता है इंदौर खुद, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। 4 जिले लाइन से बोल के बताऊंगा। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। खंडवा, खरगोन, तो खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, पूरब में है, और पश्चिम में खरगोन है ना। और बड़वानी और बुरहानपुर, बा से बड़वानी, बा से बुरहानपुर। तो ये 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं दोस्तों। तो इधर का काम खत्म।
समझ में आया। बात करते हैं होशंगाबाद संभाग की। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। देखो ये मैप देख लो, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। मैप बनाते बनना चाहिए, काहे कि मैप बैठा रहता है दिमाग में तो जीके याद होने में आसानी जाती है और पटपट याद होता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम भोपाल संभाग की। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, है ना। ये भोपाल संभाग है, भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो इधर साइड में विदिशा है ना, इधर साइड में राजगढ़ है, इधर साइड में सीहोर है और इधर साइड में रायसेन है। आगे समझ, बस भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। किधर कौन सा है ऐसा बना के याद रख लेना, ये हो गया ये और ये। तो देखो ये इधर साइड में विदिशा, इधर साइड में राजगढ़, इधर साइड में सीहोर, इधर साइड में रायसेन। तो रायसेन किधर है, क्या है, ये सब आपको बनना चाहिए, है ना। 5 जिले आते हैं। क्वेश्चन उल्टे सीधे बन जाते हैं कई बार, जैसे पूछ लिया उसने विदिशा किस संभाग में आता है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सागर संभाग की। सागर संभाग के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं दोस्तों सागर संभाग के अंतर्गत। सागर खुद आता है, दमोह भी आता है, याद रखना है, दमोह सागर में आता है। दमोह के अलावा पन्ना भी सागर में आता है, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। निवाड़ी जो है टीकमगढ़ से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश का 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा था, 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। आगे समझ। उसके अलावा देखो अब रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली की बात कर रहे थे। RSS नाम के संगठन में एक और एस जोड़ना है तो रीवा संभाग याद हो जाएगा। तो रीवा का R से रीवा, S से सतना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। RSS, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। लेकिन याद रखना है रीवा ऊपर में है, सतना नीचे में है ना। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। सीधी अंदर है, सिंगरौली बाहर है। समझ में आ गया। रीवा संभाग भी खत्म। बात करते हैं शहडोल संभाग। शहडोल नवीनतम संभाग था। शहडोल जो है नवीनतम संभाग है, यानी 10वें नंबर का संभाग बना था। इसके बाद अभी तक के कोई संभाग नहीं बना है हमारे मध्य प्रदेश में। 14 जून 2008 को नवीनतम संभाग शहडोल का गठन किया गया था। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, शहडोल, अनूपपुर, यानी शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर देखो पूरब में है ये। शहडोल और अनूपपुर जो दोनों जो है छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं और उमरिया छत्तीसगढ़ से नहीं लगा है ना। तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं हम लास्ट ग्वालियर, चंबल संभाग की। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं। चंबल नदी के किनारे है, यहाँ से चंबल नदी ऐसी गई है ना। तो चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल संभाग के अंतर्गत श्योपुर आता है, श्योपुर पश्चिम में है और पूरब में भिंड है। कोई दिक्कत, 3 ही संभाग आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत, यानी 3 ही जिले आते हैं। चंबल संभाग खत्म। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत देखा जाए तो 5 जिले आते हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ग्वालियर खुद, ग्वालियर के पूरब में क्या है, दतिया, अब शिवपुरी आ गया है ना। शिवपुरी, गुना पश्चिम में है और अशोकनगर पूरब में है। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। 5 जिले, गा से ग्वालियर और गा से गला। देखो मध्य प्रदेश का गला वाला जो भाग है वहां पे उसके जिले हैं मात्र। ये देखो, ये खत्म खेल इसका भी। अब बात करते हैं जबलपुर संभाग की। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा लाइन से, ये बालाघाट से मैं खुद हूं, है ना। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा लाइन से ये बिल्कुल इधर बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, है ना। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। लेकिन बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा के सिवनी के ऊपर में है जबलपुर। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और सिवनी के ऊपर में जबलपुर है। अब जबलपुर के पश्चिम में नरसिंहपुर है और जबलपुर के उत्तर में कटनी है। जबलपुर के पश्चिम में नरसिंहपुर है और जबलपुर के उत्तर में कटनी है और जबलपुर के पश्चिम में डिंडोरी। और ये देखो सिवनी के साइड में बालाघाट के ऊपर मंडला है और मंडला से ही अलग हुआ है डिंडोरी। तो समझ में आ गया। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी। जबलपुर खुद, कटनी उत्तर में है और पश्चिम में क्या है, नरसिंहपुर। तो ये है 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत, है ना। मध्य प्रदेश का 52वां जिला था निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला था निवाड़ी। 51वां जिला क्या था, 51वां जिला था आगर मालवा। 51वां जिला क्या था, आगर मालवा था। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको। मध्य प्रदेश का समझ में आ गया। 52वां समझ में आ गया, 51वां समझ में आ गया। मध्य प्रदेश का 50वां जिला था सिंगरौली। मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली था, है ना। सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था, है ना। मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली था। 17 अगस्त 2008 को बनाया गया था। और मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर था, जो 17 अगस्त 2008 को ही बनाया गया था। 17 अगस्त 2008 को मध्य प्रदेश के 2 जिले बनाए गए थे। अलीराजपुर जो झाबुआ से अलग करके बनाया गया था और सिंगरौली जो सीधी से अलग करके बनाया गया था, है ना। तो मध्य प्रदेश का 50वां जिला था सिंगरौली, 49वां जिला था अलीराजपुर। इतना याद रखो। उसके अलावा फिर
दूसरे जिले और गठन हुए, तो अभी तो इतना ही याद रखो। समझ में आ गया। 49वां था अलीराजपुर, 50वां था सिंगरौली, 51वां था आगरमालवा, 52वां था अपना निवाड़ी। समझ में आ गया। यहाँ से ये वाला काम खत्म, आगे चलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा रुक गया। वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानकारी देना चाहिए और जानकारी देना जरूरी है। जानकारी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो है सीधे फैक्ट के रूप में नहीं आते और घुमा फिरा के उसकी ज़्यादा जानकारी हमको पता होना। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में साहित्यिक संस्थान डिस्कस करेंगे मैप वाइज। तो साहित्यिक संस्थान डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शासकीय संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है। तो शासकीय संगीत महाविद्यालय इतने सारी जगह पे है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कहाँ, ग्वालियर में। ग्वालियर में, जिसका नाम है राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर। देखो यहाँ नीचे लिखा है राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी, स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। तो राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ये ग्वालियर में है, 2008 में की गई थी स्थापना। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, सतना जिले की जो मैहर है, सतना जिले का जो मैहर है, मैहर आप जानते होंगे जो संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो मैहर को संगीत की नगरी भी कहते हैं, मैहर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है ना। और मैहर प्रसिद्ध है संगीत के लिए, और वहाँ शारदा माता का मंदिर भी है। तो इतना याद रखें दोस्तों, यहाँ से ये बताया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। इधर देखिए, अब यहाँ पे देखिए भोपाल में क्या क्या है। ग्वालियर का समझ में आ गया है, ग्वालियर की बात बताया मैंने। अब ग्वालियर में एक और चीज़ याद आ रहा है, आपको बता देता हूँ। ग्वालियर में एक और इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो शारीरिक संस्थान है, शारीरिक वाला है, यानी शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान है, ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ये भी ग्वालियर में पूछा जाता है, याद रखना है। अब देखिए भोपाल में क्या क्या है। तो भोपाल में देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, भोपाल में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखिए मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश कला, काला नहीं, काला लिख दिया, कला, मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में है दोस्तों। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में है, 1952 में हुई थी स्थापना, ये पूछी जाती है। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल 1952 में स्थापना हुई थी। उसके 2 साल बाद मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद की स्थापना हुई थी 1954 में। कला परिषद 52 और साहित्यिक परिषद 54 दोनों भोपाल में है। आ गया समझ। इसके बाद देखते हैं अगला मध्य प्रदेश अकादमी की स्थापना 1976 में की गई थी। मध्य प्रदेश अकादमी, ये भी भोपाल में है ना। मध्य प्रदेश अकादमी के नाम से ये 1976 में स्थापना है ना। अगला है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी। हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना 1969 में की गई थी। हिंदी ना से 969 ऐसा याद रखना है। तो 69 में की गई थी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना, ये भोपाल में। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य एकेडमी 1983 में स्थापना की गई थी। सिंधी एकेडमी और संस्कृत एकेडमी दोनों भोपाल में। सिंधी एकेडमी और संस्कृत, देखो संस्कृत एकेडमी की स्थापना 1985 में की गई थी। सिंधी एकेडमी की स्थापना 1983 में की गई थी, है ना। और उसके अलावा बता दूं आपको, हिंदी हो गई, उर्दू एकेडमी भी भोपाल में है। उर्दू एकेडमी भी भोपाल में है। उर्दू एकेडमी की स्थापना 1976 में की गई थी, ये भोपाल में है ना। तो ज़्यादातर एकेडमियाँ भोपाल में है, इसलिए याद रखना है। उर्दू के बाद संस्कृत एकेडमी देखो बता दिया 1985। तो ये सब एकेडमी है। फिर से आपको मैं बोल के बता देता हूँ कि कौन सी भोपाल में एकेडमी है। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में है, 1952 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद भोपाल में है, 1954 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी भोपाल में है, 1967 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ एकेडमी भोपाल में है, 1976 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी उज्जैन में है। अब बात करते हैं यहाँ से खत्म भोपाल की, अब इधर चलते हैं अपन। अब चलते हैं उज्जैन में। तो उज्जैन में एकेडमी है जिसका नाम है कालिदास एकेडमी। उज्जैन में एकेडमी का नाम क्या है? कालिदास एकेडमी। उज्जैन में जो एकेडमी है उसका नाम है कालिदास एकेडमी। कालिदास से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी तो आप उज्जैन लगा सकते हैं। कालिदास समारोह, कालिदास एकेडमी। कालिदास एकेडमी उज्जैन में है जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। 1977 में की गई थी दोस्तों। 1977 में कालिदास एकेडमी की स्थापना की गई थी। 1977 में
1970 में कालिदास एकेडमी की स्थापना की गई थी। ये उज्जैन में है, याद रखना है ना, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम उज्जैन के बाद, अब बात करेंगे, देखो ये भी है, ये भी सब भोपाल में है, तो इनको देख लेते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, ये कहां पर है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत व कला अकादमी। तो ये अकादमी जो है ये मैहर में है, यहाँ भोपाल लिखा है लेकिन मैहर में है दोस्तों, है ना। ये एकेडमी मैहर में है, तो कभी पूछा जाएगा तो मैहर टिक करना है। संगीत की नगरी मैहर, कई बुकों में मैहर लिखा है, कई बुकों में भोपाल लिखा है, लेकिन मैहर में है ये एकेडमी, तो मैहर। अगला है आदिवासी लोक कला परिषद। आदिवासी लोक कला परिषद ये भोपाल में है, 1980 में हुई थी स्थापना। आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल में है, 1980 में हुई थी स्थापना। उसके बाद अगला क्या है देखो, अल्लामा इकबाल अदाबी मरकज, अल्लामा इकबाल मकादी मरकज, अल्लामा इकबाल अदाबी मरकज, ये उर्दू एकेडमी है एक प्रकार का, एक उर्दू एकेडमी है भोपाल में, 1984 में हुई थी स्थापना, है ना। तो वो एकेडमी का नाम ये है, तो नाम ये है उर्दू एकेडमी है, अल्लामा इकबाल अदाबी मरकज, 1984 में स्थापना हुई थी, भोपाल में है ये भी, है ना। रविंद्र भवन भोपाल में है दोस्तों, 1962 में स्थापना हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रविंद्र भवन कहां पर है? तो भोपाल में है, 1962 में हुई थी स्थापना। भारत भवन भोपाल में है दोस्तों, भारत भवन भोपाल में है, गलत मत करना, है ना। भारत भवन भोपाल में है, भारत भवन भोपाल में है, 1982 में हुई थी इसकी स्थापना। भारत भवन भोपाल में है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। पूरी तारीख याद रखना जरूरी है, 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके वास्तुकार थे, जो इसका डिजाइन जिसने दिया था वास्तुकार, उनका नाम है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया ने बनाया था भारत भवन को। भारत भवन भोपाल में है, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे, चार्ल्स कोरिया थे। ये वास्तुकार का नाम भी याद रखना, पूछा जाता है। अगला देखते हैं, मराठी साहित्य अकादमी। मराठी साहित्य अकादमी भी भोपाल में स्थापित की गई है, 2010 में हुई थी इसकी स्थापना। मराठी का भी पूछा, मराठी साहित्य अकादमी कहां पर है? तो भोपाल में है, 2010 में हुई थी इसकी स्थापना। बहुत आसान है, खत्म। यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, बस इतना ही था, ये मैप में इतना ही था। अब अगला मैप हम डिस्कस करेंगे। अगला मैप में मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, अगला मैप है मध्य प्रदेश में जलवायु प्रदेश। तो जलवायु प्रदेश दिया हुआ, ये मालवा का पठार है, नर्मदा घाटी क्षेत्र हो गया, सतपुड़ा वाला हो गया, ये विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र है, और मध्य उत्तर का मैदान है ना। तो उत्तर का मैदान है, तो ये मैप के हिसाब से थोड़ा सा याद रखना है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कभी पूछा कैसी जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और पूछेगा आपको कि मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में। अगर याला ऑप्शन नहीं देगा तो मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है। शुष्क महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में टोटल पूछेगा तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो 15 जून तक क्या आता है, 15 जून तक आ जाता है ना। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जो भारत में आता है वही वाला इधर से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना। बस, और यहाँ से क्या देख सकते हैं, तो ये वाला पठार के हिसाब से याद रखें, बस यहाँ पे कोई उतना वो नहीं है। हाँ, तो ये वही वाला, बस इतना ही है यहाँ से देखने लायक। बस यार मैप खत्म, मैप देख लो बस। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले, इसके पहले ये सब मैप पढ़ा लिया हूँ। अब वीडियो बनाने टाइम पे वीडियो हो जाता है थोड़ा सा लंबा, इस वजह से अलग से एक और बना रहा हूँ, है ना। बाकी ये बुक को पूरी कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी सी बची है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रथम की। मध्य प्रदेश में प्रथम कौन क्या था उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पन्ना स्थित मांझ गांव की खदान। पन्ना जिले में एक मांझ गांव की खदान है, जो हीरे से संबंधित है। हीरे की सबसे बड़ी खदान है, देश की हीरे की सबसे बड़ी खदान है। पन्ना प्रसिद्ध है काय के लिए? हीरो के लिए। हमारा देश, हमारे मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो हीरो के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हीरे बहुत होते हैं वहां पे, है ना। हीरो के लिए पूरे भारत में जाना जाता है पन्ना।
तो बस ये क्वेश्चन आता है, तो इतना याद रखना है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या बोला है। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र ये झाबुआ में स्थापित किया गया था। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र ये झाबुआ में स्थापित किया गया था, तो ये याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। अगला है सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। सोयाबीन ही नहीं दोस्तों, अरहर के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अरहर के अलावा तिलहन के उत्पादन में भी तिलहन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। चना के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो 4 चीजों में प्रथम है दोस्तों, अरहर, तिलहन, सोयाबीन और चना। अरहर, तिलहन, सोयाबीन और चना। अरहर को तुअल बोलते हैं और तुअल की बनती है दाल, इसका मतलब दाल के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है ना। अब तिलहन फसलें जितनी भी है जिससे तेल निकलता है वो सब फसलों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन के उत्पादन में यानी तेल निकलने वाली फसलें, सोयाबीन से तेल निकलता है, राई से तेल निकलता है ना, तेल निकलने वाली फसलों में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये सब चीजों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला फैक्ट देखिए क्या बोलता है। अगला फैक्ट है देश का प्रथम मोबाइल बैंक जिसका नाम था लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ये खरगोन में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रख लेना है। देश का प्रथम मोबाइल बैंक जिसका नाम था लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ये खरगोन में है। खंडवा में देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेकर रिकॉर्डर, देश का प्रथम माइक्रो अर्थक्वेकर रिकॉर्डर स्थापित किया गया है। कहां पे? खंडवा में। यानी खंडवा में एक ऐसा रिकॉर्डर स्थापित किया है जिससे हमको भूकंप आए तो उसकी जानकारी मिल सके, है ना। तो कहां पे स्थापित है ये? देश का प्रथम माइक्रो अर्थक्वेकर यानी अर्थक्वेक रिकॉर्डर, अर्थक्वेक यानी भूकंप, है ना, रिकॉर्डर स्थापित किया है खंडवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना ये सिवनी में है दोस्तों, सहकारी क्षेत्र का। लेकिन आपको पूछा जाएगा देश का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट या संयंत्र कहां पे है, तो वो उज्जैन में है, जबकि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। समझ में आ गया? जैसा जवाब आएगा वैसा जवाब देना है। सहकारी क्षेत्र का पूछेगा तो सिवनी, और अगर वाला पूछा सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र या कारखाना, तो वो उज्जैन में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। लास्ट फैक्ट देखिए, देश का प्रथम हाईटेक लेबोरेटरी ये भोपाल में है, इसको याद रखना है, पूछी जाती है। उसके बाद देखिए जनवरी 2020 में भोपाल भारत की पहली ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक, एक क्लिनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक, जो कचरा का पृथक्करण, प्रसंस्करण और निवारण के लिए बनाई गई है। तो देश का पहला है जो भोपाल में लगाई गई है, जिसका नाम है ई वेस्ट कचरा क्लिनिक, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक। उसके अलावा 2017 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश का पहला निजी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन बन चुका है। यानी कि ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट हो गया है, प्राइवेटली है और रन कर रहा है, प्राइवेटली हो गया है। तो भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है ये बंसल ग्रुप द्वारा संचालित है। कौन चला रहा है इसको? बंसल, BNCL, बंसल ग्रुप द्वारा संचालित, यानी वहां का संचालित कौन कर रहा है? बंसल ग्रुप के द्वारा संचालित है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कर दिया गया है। कौन सा रानी? रानी कमलापति, यानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पलट के रानी कमलावती रख दिया गया है। कब रखा गया ये? तो ये रखा गया था 15 नवंबर को, है ना। 15 नवंबर तारीख कौन सी है? 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये समझ में आ गया, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश के प्रथम के बारे में दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम देख लेते हैं। तो देखिए पन्ना, देश व मध्य प्रदेश का प्रथम हीरा संग्रहालय बनाया गया 2019 में। ये पन्ना में नहीं बना, ये छतरपुर में बना है, छतरपुर में बनाया गया है। तो देश का पहला हीरा संग्रहालय छतरपुर में बनाया गया, याद रखना है। अगला कटनी में मध्य प्रदेश का प्रथम बॉक्साइट खनन क्षेत्र है, यानी बॉक्साइट की खाने मिलेगी कटनी में। बॉक्साइट के उत्पादन में कटनी का प्रथम स्थान है। और बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है,
बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला है, देखिए मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था जो मंडलम है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ था वो 1974 में, इतना याद रखना है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा यानी मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जिसे फॉसिल नेशनल पार्क कहा जाता है, वो डिंडोरी में है ना। वो डिंडोरी में 1968 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा है और सबसे छोटा फॉसिल नेशनल पार्क है जो डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय, मध्य प्रदेश का खेल विद्यालय बनाया गया था सीहोर में। तो मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय पूछेगा तो वो सीहोर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल थाना, मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल थाना 2003 में देवास में बनाया गया था। वो थाने का नाम ही था प्रथम मोबाइल थाना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल थाना का नाम क्या है? देवास में बनाया गया था, इतना याद रखना है बस। अगला, मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल बैंक जिसे लक्ष्मी वाहिनी बैंक के नाम से जाना जाता है, ये खरगोन में है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल बैंक पूछेगा कहां पे? खरगोन में। उसका नाम क्या था बैंक का? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ये खरगोन में है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क खरगोन में बनाया गया था। मेगा फूड पार्क खरगोन में स्थापित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेगा फूड पार्क कहां पर है? खरगोन में। अगला क्वेश्चन, अगला धार में देखिए एक है सेज के नाम से, SEG सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का स्पेशल इकोनॉमिक जोन पीतमपुर धार को बनाया गया था। पीतमपुर धार जिले में आता है, औद्योगिक क्षेत्र है। पीतमपुर को मध्य प्रदेश का यानी भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। पीतमपुर को मध्य प्रदेश भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य, गायों का अभ्यारण्य बनाया गया था, वो आगर मालवा में बनाया गया था। इसका नाम है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, आगर मालवा में बनाया गया था, है ना। अगला फैक्ट देखते हैं, अगला फैक्ट क्या कहता है। ग्वालियर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर गजट था। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र, मध्य प्रदेश का पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र ग्वालियर गजट था, जो 1840 में ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। यह उर्दू भाषा का था और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, इतना याद रखना है। ग्वालियर में एक और चीज है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है ना। खंडपीठ यानी ब्रांचेस। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, लेकिन उसकी 2 ब्रांचेस है, एक है ग्वालियर में, दूसरी है इंदौर में। अब इधर वाला फैक्ट पढ़ लेते हैं, ये वाला देखिए। अगला फैक्ट क्या कहता है, सर्वेक्षण यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट आई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ राजधानी का दर्जा भोपाल को मिला है। भोपाल सबसे साफ सुथरी राजधानी थी। भोपाल पूरे भारत की सबसे साफ सुथरी राजधानी थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है, इसको याद रखना है। कब हुआ था? 2019 में। 2020 की रिपोर्ट आई थी 2019 में। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी थी भोपाल। प्रथम महिला पुलिस थाना ये देवास में बनाया गया था, देवास में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम महिला पुलिस थाना कहां पे था? देवास में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ग्राम न्यायालय। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय झांतला में बनाया गया था। झांतला, ता में आ की मात्रा नहीं लगती है ना। झांतला, ये झांतला नीमच में मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय बनाया गया था दोस्तों। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच में था, है ना। नीमच जिला, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच में बनाया गया था। तारीख याद नहीं आ रही है, इतना ही याद रखें अभी। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के बाद प्रथम ग्राम न्यायालय बैरासिया में बनाया गया। बैरासिया भोपाल में है। ये जो फैक्ट है, बैरासिया कहां पे? भोपाल में। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय बैरासिया भोपाल। तो समझ में आ गया, ये मैप कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं लास्ट मैप डिस्कस करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश में प्रथम की बात की गई है ना। तो शिवपुरी मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन टूरिस्ट नगरी कौन सी थी पूछेगा। शिवपुरी लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है ना। उसके बाद अगला है, सागर में क्या है देखो। तो सागर में प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसका नाम था हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। 1964 में स्थापना हुई थी और ये संग्रहालय बनाया गया वहां पे। 2019 में संग्रहालय भी वहीं बना दिया गया है।
आगे समझ में। अब अगला देखते हैं जबलपुर में क्या है। तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम बनाया गया था 1864 में, अंग्रेजों के टाइम पे बना दिया गया था। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम पूछेगा जबलपुर। और मध्य प्रदेश की पहली अगर नगर पालिका पूछता है, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में बनाई गई थी 1907 में। आगे समझ। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ यानी वो खुद कहां स्थित है? जबलपुर में है। 1 नवंबर 1956 को हुई थी स्थापना। उच्च न्यायालय की ब्रांचेस कहां पर है? तो एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। अगला क्या बोलता है? मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जिसका जो गेहूं और मक्का, गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र है, यह अंतरराष्ट्रीय लेवल का है। इसी का नाम है नॉर्मन बोरला गेहूं व अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र, जो जबलपुर में है। उसके बाद है अगला, प्रथम आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये छिंदवाड़ा में है। इसको याद रखना है, पूछा जाता है ये भी, प्रथम आदिवासी संग्रहालय। उसके बाद होशंगाबाद में देखिए, प्रथम जय रिजर्व मंडल पचमढ़ी को बनाया गया था। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का प्रथम जय रिजर्व मंडल, इंग्लिश में इसको बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर कहते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर पचमढ़ी को बनाया गया था। 3 मार्च की बात है, 3 मार्च 1999 को। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। एक तो है कौन सा? पचमढ़ी। दूसरे नंबर का बनाया गया था अमरकंटक को। अमरकंटक में अचानक मार नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको बनाया गया था। उसकी तारीख है 30 मार्च 2005 को बनाया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश का तीसरा और लेटेस्ट वाला जो है पन्ना को बनाया गया था। ये पन्ना को बनाया गया था। पन्ना को 25 अगस्त 2011 को बनाया गया था। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है, जिसको हिंदी में जैव रिजर्व मंडल कहते हैं। पचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना। बस अगला चलते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में बताया यहाँ पे। यहाँ पहला आईईडी कोच इंटर। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है ये पहला आईईडी कोच इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया है। तो याद रखना है, हबीबगंज का नाम पलट दिए, रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया है ना। तो देखो, प्रथम मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय, मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है पेटलावाद अलीराजपुर में आता है। लेकिन हमने इधर साइड में पढ़े थे मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर? सीहोर में है। तो सीहोर में भी एक है और एक यहाँ भी है। तो जैसा ऑप्शन देगा वैसा जवाब देना है। ये पेटलावाद, ये अलीराजपुर में है, और मध्य प्रदेश का प्रथम एक और है, सीहोर में है। अब बात चलते हैं इधर साइड में, इंदौर को देख लेते हैं। तो इंदौर देखिए, इंदौर 2022 में रिपोर्ट आई थी स्वच्छता सर्वेक्षण। उसमें इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है, और लगातार 4 बार, और इसको मिला के 5, लगातार 5 बार इंदौर जो है वो देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है स्वच्छता की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये क्वेश्चन बन जाता है ना, याद रखना है। इंदौर लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए अगला फैक्ट, मध्य प्रदेश में प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच कब हुआ था? तो यहां गलत लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच जो है वो 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। तो याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में प्रथम टेस्ट क्रिकेट 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये 1934 में क्या हुआ था? तो रणजी ट्रॉफी, मध्य प्रदेश की पहली रणजी ट्रॉफी 1934 में खेली गई थी। मध्य प्रदेश में प्रथम रणजी ट्रॉफी 1934 में खेली गई थी, है ना। और जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था वो C.K. नायडू के कप्तानी में खेला गया था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह। मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह, सूखा को ड्राई बोलते हैं, ड्राई फोर्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह ये मंगालिया में है, ये मंगालिया में है, ये मंगालिया इंदौर, है ना। तो मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह पहला पूछेगा तो मंगालिया में है, जबकि एक सूखा बंदरगाह पीतमपुर धार में भी है ना। तो पहला वाला ये है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आयकर हेल्प सेंटर कहाँ पे बनाया गया था? तो ये इंदौर में। आयकर यानी टैक्स वाला है, ये टैक्स विभाग, है ना। तो हेल्प सेंटर ये इंदौर में बनाया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी केंद्र इंदौर में बनाई गई थी 22 मई 1955 को। 22 मई 1955 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र बनाया गया था। और दूसरे नंबर का बनाया गया था भोपाल में।
दूसरे नंबर का भोपाल में बनाया गया था 31 अक्टूबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? जो देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था, ये मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा इसको दिए हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक इंदौर वाला और भोपाल वाला राजा भोज वाला। तो इस तरीके से हमने वाली बुक को कंप्लीट किए। इस तरीके से हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पुणेकर की जो बुक आती है, एटलस वाली मानचित्र अध्ययन, इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिए दोस्तों। तो ये एक ही वीडियो में आप देखें, ये पूरे वीडियो देखे वाली बुक को कंप्लीट कर लें। ये निःशुल्क बुक आती है, फ्री आती है, किसके साथ? मध्य प्रदेश पुणेकर पब्लिकेशन की जो मध्य प्रदेश का परिचय वाली जो बुक आती है उसके साथ फ्री आती है। और वाली बुक भी मैं अपने चैनल में पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल एक्सप्लेन के साथ, तो वो बुक भी देखें और ये मानचित्र वाला वीडियो भी देख लें, जिससे क्वेश्चन बने तो बन जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े से कम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।